अच्छा, पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं ऑडिट की और इन 2 क्लासेस में हमने जहाँ से शुरू किया था दैट वाज़ हमने मटेरियलिटी को समझा हुआ है, कि रैप मॉडल को कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिट रिस्क के अंदर हमने डिस्कस किया था कैसे लगाए जाते हैं। एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग दी थी, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन तो बहुत ईज़ी होता है समझना, जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल थी थ्योरेटिकल पोर्शन की। लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना और उसमें से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर्ड टू द थ्योरेटिकल पोर्शन। अब एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है कि वो आपको एक एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन देता है या फिर एक थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन देता है। ये एग्जामिनर पे डिपेंडेंट है और इन दोनों में से कोई एक ही आता है, दोनों नहीं आ सकते। हमने ऑडिट रिस्क को समझा है, हमने वो 4 स्टेप्स समझे हैं जिसके थ्रू एक ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हमने ये भी समझा है कि टोटल कितने मार्क्स होते हैं और मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं। हमने एक इस पूरे सिनेरियो का आंसर भी डेवलप किया। उसके बाद बिज़नेस रिस्क की तरफ गए हैं, बिज़नेस रिस्क को समझा है। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफ़िकेशन के लिए 2 मेन चीज़ें हैं, कि बिज़नेस रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे प्रॉफ़िट डिक्रीज़ हो रहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे रेपुटेशन डैमेज हो रही हो और अगर सेकेंडरी ऑप्शन आप लेना चाहते हो तो डिक्रीज़ इन रेवेन्यू एंड इंक्रीज़ इन ऑब्लिगेशन, ये आइडेंटिफ़िकेशन होती है। कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो, समझ जाओ कि आपके पास कोई ना कोई रिस्क आ रहा है, बिज़नेस रिस्क। फ्यूचर में अगर आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट होती नज़र आ रही हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम लोग ऑडिटर बन के फिर नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमेशा बिज़नेस कंसल्टेंट बन के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। और हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारा तौर तरीका, कि हम लोग बहुत ज़्यादा शक लोग हैं, ऑडिटर। अच्छा, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक करंट इश्यू भी है जो बुक के अंदर गिवन है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक ओरिजिनल करंट इश्यू आपको मिलता है हमेशा इसके आर्टिकल्स के थ्रू, एसीसीए की वेबसाइट पे, वो हम लोग आखिर में करेंगे, वो अभी नहीं करने क्योंकि वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी पेपर का। इसके बाद हम लोगों ने एक सॉल्यूशन किया। मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया कि जैसे ऑडिट रिस्क के अंदर ये 4 स्टेप्स ही आपने हमेशा फाइनल करने हैं। अगर कोई चीज़ नहीं मौजूद तो उसको छोड़ दो और आगे चलो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स ऑडिट रिस्क के अंदर हो सकता है आपको अमाउंट ना गिवन हो, तो आप मटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं करोगे उस वक़्त। लेकिन अगर अमाउंट गिवन है तो फिर मटेरियलिटी कैलकुलेट करोगे। इसका मतलब ये है कि ये 4 पॉइंट्स तो अगर आपने एक ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये 4 मार्क्स आपको लेने के 4 पॉइंट्स आपने हमेशा फॉलो करने हैं। इसी के थ्रू आप अपना क्वेश्चन हमेशा से सॉल्व करोगे। लेकिन जब हम लोग बिज़नेस रिस्क की बात करते हैं, तो देखो यहाँ तक करने के बाद, ये करने के बाद तो आपको एक आंसर राइटिंग टेक्नीक तो आपके पास आ चुकी है। इसी टेक्नीक को फ़ॉलो करो, बजाए इसके कि आप एक न्यू टेक्नीक की तरफ जाओ। क्या टेक्नीक है? पहले आइडेंटिफ़ाई करो अपने बिज़नेस रिस्क को कि रिस्क एक्ज़िस्ट करता है। फिर बता दो कि भाई मेरा रिस्क इसलिए एक्ज़िस्ट करता है क्योंकि मेरे प्रॉफ़िट डिक्रीज़ हो जाएँगे और क्यों डिक्रीज़ हो जाएँगे? क्योंकि आपने यहाँ पे रीज़न दे देना है, सिनेरियो अपना उठाना है और वहाँ से रीज़न दे देना है कि क्योंकि मेरा प्रॉफ़िट डिक्रीज़ हो रहा है, मेरे कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे कल बताया था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, अगर ये ऐसे इंक्रीज़ करती रही, तो क्या होगा? एट द एंड मेरे प्रॉफ़िट्स जो हैं बिल्कुल गिर जाएँगे और मेरा बिज़नेस रिस्क है और यही आइडेंटिफ़िकेशन का प्रोसेस था कि डिक्रीज़ इन प्रॉफ़िट्स, फ्यूचर प्रॉफ़िट्स के अंदर अगर डिक्रीज़ आ रहा है, तो वो मेरा बिज़नेस रिस्क है। लिखने का ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है? इसकी बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था कि इसको लाज़मी करो, 2 पार्ट्स हैं, मुझे अभी तक नहीं मिले। खैर, हम लोग आगे आते हैं और आज जिस टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं वो अभी इसी सारे सिनेरियो से रिलेट करता है, ऑडिट रिस्क एंड बिजनेस रिस्क से रिलेट करता है और ये टॉपिक खत्म करने के बाद आज आपका ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क वाला कॉन्सेप्चुअलाइज्ड पोर्शन खत्म हो जाएगा। ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क जितना अभी तक हम लोग कर चुके हैं दैट रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ योर कोर्स आप कह सकते हो। बाकी का 20 बल्कि 80 भी नहीं तो 90% ऑफ द कोर्स रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बाकी का 10% कहाँ गया? ऑडिट रिस्क के अंदर, बिजनेस रिस्क के अंदर ऐसी क्या चीज़ है? बाकी का रिमेनिंग जो पोर्शन है ना वो आपका होता है कि व्हाट व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन ऑडिट एंड बिजनेस रिस्क? कि भाई मुझे बताओ कि ऑडिट और बिजनेस रिस्क के दरमियान में, इन दोनों रिस्क के दरमियान में लिंक क्या है? ऑब्वियस सी बात है, देयर ऑलवेज इज सम काइंड ऑफ लिंक। याद रखना कि ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क हालांकि दो सेपरेट चीजें हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं। और सिर्फ एक ऐसा पोर्शन है, ओनली वन रीजन बिकॉज ऑफ विच दीज आर लिंक्ड। सिर्फ एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क आपस में लिंक्ड है।
अब ये एक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी आपने नहीं करना होगा। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे हम लोग एसबीआर के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं। हम लोग याद नहीं कर रहे होते। इसी तरह आपने इसको याद नहीं करना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है आपने। ठीक है? बट हाउ द बिज़नेस एंड ऑडिट रिस्क आर लिंक्ड। बिज़नेस रिस्क इंक्रीज़ होने की वजह से सिर्फ एक ऑडिट रिस्क बनता है, और वो ऑडिट रिस्क बहुत इम्पोर्टेंट भी है पेपर के लिए और नहीं भी इम्पोर्टेंट, ब इन बिटवीन है। कैसे? कि कभी-कभार एग्ज़ामिनर पूछ सकता है आपको पेपर में एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 3 या 4 मार्क्स का, कभी-कभार नहीं पूछ सकता। तो ये थ्योरी मैं आज करा रहा हूँ और इसके बाद दोबारा नहीं कराऊँगा। अगर पेपर में हमारे जब हम लोग क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उसके दौरान कोई आ जाता है कि यार ये बिज़नेस रिस्क और ऑडिट रिस्क के दरमियान में आप मुझे बताओ, तो वहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊँगा नहीं, मैं आपको लिंक करा दूँगा कि भाई ये मैंने आपको कराया था, अब आपको याद होना चाहिए ये। और अगर आपको याद है, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो उस वक़्त हम लोग उसके आंसर को उस वक़्त पढ़ लेंगे, थोड़ा-सा मटीरियल आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगेन ये वो चीज़ है जो कि मैं आपको याद करवाने को कह सकता हूँ, याद करने को या कॉन्सेप्चुअलाइज़ करने को कह सकता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको समझा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलाइज़ कर सकता हूँ आपके लिए। आई मीन बाय सेइंग दिस के ज़्यादा मैं आपको इसमें घुमा-फिरा नहीं सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक बात है इसमें। खैर देखो, होता क्या है कि बिज़नेस रिस्क अगर अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है, इट इज़ इंक्रीज़िंग। बिज़नेस रिस्क अगर हमारा इंक्रीज़िंग की तरफ पे, इंक्रीज़िंग से क्या मुराद है? यहाँ पे मैं अब इसका समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सारा पोर्शन समझाने के लिए। बिज़नेस रिस्क मेरा अगर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो किस रीज़न की वज़ह से इंक्रीज़ होगा? या मेरी रेपुटेशन डैमेज हो रही होगी, या मेरे प्रॉफ़िट्स गिर रहे होंगे, यानी मैं लॉसेस की तरफ जा रहा हूँ। इन दोनों सिनेरियोज़ में क्या होगा? अगर मेरी रेपुटेशन गिर रही है आज, रेपुटेशन मेरी गिर रही है, तो मेरे पास कम कस्टमर्स आएँगे, इन रिटर्न क्या होगा? मेरा रेवेन्यू गिरेगा, रेवेन्यू गिरता जाएगा तो इन रिटर्न क्या होगा? मेरा प्रॉफिट हर साल गिरता रहेगा। और ये पॉसिबल है ना कि अगले गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर अगर हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, तो अगर हमें गोइंग कंसर्न पे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि आज से 12 महीने के बाद हमारी कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि हमारी रेपुटेशन गिर रही है, हमारा प्रॉफिट गिर रहा है। तो जैसे-जैसे बिज़नेस रिस्क बढ़ता है, तो वो लिंक जो कि बिज़नेस रिस्क और ऑडिट रिस्क के दरमियान एक हमेशा से मौजूद है, कि भाई जैसे-जैसे बिज़नेस रिस्क इंक्रीज़ होगा, वो इंक्रीज़ किस मेजर रीज़न पे होगा? उसका इम्पैक्ट क्या होगा बिज़नेस रिस्क इंक्रीज़ होने का? देयर विल बी डिक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑलवेज। और अगर डिक्रीज होते जा रहे हैं प्रॉफिट्स, तो मुझे फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है कि प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा गिरेंगे, तो वी नो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। हमें ये चीज पता है। एंड इफ वी आर अनश्योर ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टेंस इन फ्यूचर, then financial statements are prepared on breakup basis। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। अच्छा देखो, मैंने आपको अभी तक क्या समझाया कि बिज़नेस रिस्क अगर मेरा इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो एट द एंड उसका इम्पैक्ट क्या बनता है बिज़नेस रिस्क इंक्रीज़ होने का हमेशा से, कि मेरे प्रॉफिट्स डिक्रीज़ होंगे। और अगर मेरे प्रॉफिट्स डिक्रीज़ होंगे, तो मैं किस तरफ जाऊँगा? मैं लॉसेस की तरफ जाऊँगा। और जैसे-जैसे मेरे लॉसेस ज़्यादा होते रहते हैं, तो इन रिटर्न क्या होता है कि अगर मेरे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, मैं हर साल लॉस बनाता जा रहा हूँ, तो मैं अपने बिज़नेस को सस्टेन नहीं कर सकूँगा। अनसस्टेनेबिलिटी आ गई, बिज़नेस के अंदर अनसस्टेनेबिलिटी आ गई। और अगर अनसस्टेनेबिलिटी आ रही है बिज़नेस के अंदर, तो क्या होगा कि मैं अपनी कंपनी को चला नहीं सकूँगा। एट द एंड मुझे कंपनी को बंद करना पड़ेगा। और अगर मैं कंपनी को सोच रहा हूँ कि बंद करूँगा, तो आई नो कि हमने F7, F3 में भी ये चीज़ पढ़ी है और एसपीआर के अंदर भी पढ़ी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमेशा से गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया जाता है। अब ये गोइंग कंसर्न क्या चीज़ होती है? गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि अगले फ़ॉरसीबल फ्यूचर तक द कंपनी is going to operate normally for the foreseeable future। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है, ये जब तक मैं देख सकता हूँ, जितना भी मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, तब तक ये कंपनी ठीक तरीके से काम करेगी।
इन एसेंस सिर्फ गोइंग कंसर्न के लफ्ज़ का मतलब यही है कि भाई ये कंपनी जहाँ तक मुझे फ्यूचर नज़र आता है अपनी आँखों में, अपने दिमाग में, वहाँ तक अभी तक इसकी परफ़ॉर्मेंस जज करके मैं कह सकता हूँ कि फ़ॉरसीबल फ्यूचर यानी आने वाले दिनों तक जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, वहाँ तक ये कंपनी ठीक है, बंद नहीं होने वाली। और यही बेसिस होती है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं, ये अज़्यूम करके कि जो कंपनी है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे चल रही है। मतलब कि वो फॉरसीबल फ्यूचर तक ठीक से काम करेगी। लेकिन अगर मेरे प्रॉफिट्स डिक्रीज़ हो गए, लॉसेस आना शुरू हो गए, बिज़नेस रिस्क ज़्यादा हो गया, अनसस्टेनेबिलिटी हाई हो गई बिज़नेस की और इवेंचुअली मुझे फ्यूचर में लगता है कि कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि अब तो वो गोइंग कंसर्न ना रही। अब तो मैं फॉरसीबल फ्यूचर में क्या देख रहा हूँ कि भाई ये कंपनी बंद हो जाएगी, तो वो गोइंग कंसर्न तो ना रही। अगर कंपनी ही गोइंग कंसर्न ना नहीं रहती, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो तुम सिर्फ तब इस तरह से प्रिपेयर करोगे ना, जैसे अभी हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि भाई अगर वो गोइंग कंसर्न है। अगर तो वो गोइंग कंसर्न नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर नहीं करते, जैसे हम लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं। हम लोग गोइंग कंसर्न के assumption को यूज़ नहीं करते। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं ऑन ब्रेकअप बेसिस। अब ये ब्रेकअप बेसिस क्या चीज़ होती है? इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिटेल चाहिए थी सिर्फ़ गोइंग कंसर्न की बेसिस की, क्योंकि ये ट्रिपल ए में आगे में ये लफ्ज़ यूज़ होगा आपका गोइंग कंसर्न के अज़म्पशन के ऊपर आप प्रोसीजर्स लगा रहे होते, लेकिन ब्रेकअप की बेसिस के ऊपर आप नहीं लगा रहे होते। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लफ्ज़ आना चाहिए कि अगर तो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी चाहिए ब्रेकअप बेसिस के ऊपर, बस आपको यही आना चाहिए। अगर तो कंपनी फ़ॉरसीबल फ्यूचर तक नॉर्मली ऑपरेट कर स रही है, कर सकती है, तो फिर हम लोग गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएँगे। और अगर हम लोग गोइंग कंसर्न की बेसिस के ऊपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, इसका मतलब है देयर इज़ नो बिज़नेस रिस्क, क्योंकि बिज़नेस रिस्क नहीं था, इसी वजह से ऑडिट रिस्क भी नहीं था। अब हुआ क्या कि बिज़नेस रिस्क आया, मुझे लगा कि प्रॉफिट्स डिक्रीज़ होंगे, मुझे लगा लॉसेस में जाएगा, मुझे लगा अनसस्टेनेबिलिटी थी। मैंने बोला कि भाई ये कंपनी बंद हो जाएगी। ऑडिट रिस्क कहाँ पे उठता है? ऑडिट रिस्क यहाँ पे उठा बिज़नेस रिस्क की वजह से। ऑडिट रिस्क इस जगह पे उठा कि भाई कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न के असम्पशन पे बनाया हुआ है, बट देयर इज़ एन ऑडिट रिस्क कि कंपनी शायद गोइंग कंसर्न बेसिस पे अब काम ना कर सके। द कंपनी विल नॉट बी working or operating normally for the foreseeable future, and there is a possibility that the company will be closed or liquidated. Hence, there is an audit risk that the company's financial statements, which are prepared upon a going concern basis, is not correct, whereas the company's financial statements should be prepared on a breakup basis. ये आपका audit risk है। लिंक कैसे किया कि बिजनेस रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे तो लॉसेस आ रहे हैं, लॉसेस आ रहे हैं तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी। ऑडिट रिस्क मेरा उठ जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। ये मेरा ऑडिट रिस्क है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी की पूरी गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी हुई है। और मैं उसको खींच के लेकर आऊँगा टुवर्ड्स माय ऑडिट रिस्क के भाई वो बन्नी ब्रेकअप बेसिस पे चाहिए। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी गोइंग कंसर्न ना रही हो, हेंस देयर इज़ अ ऑडिट रिस्क। ठीक हो गया? अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मटीरियलिटी। जब क्वेश्चन इस तरह का पेपर में आ गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मटीरियलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। चौथा पॉइंट हमारा यही था ऑडिट रिस्क के क्वेश्चंस के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज़ भी बताई थी, एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि हम लोग रैप मॉडल यूज़ करते हैं मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ़ उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि मटेरियल बाय नेचर नहीं होती। अगर कोई चीज़ मटेरियल बाय नेचर है तो उसके लिए हम लोग रैप मॉडल को भूल जाएँगे, कभी उसको हाथ भी नहीं लगाएँगे। हम लोग डायरेक्टली मटेरियल बाय नेचर की तरफ जाएँगे और लिखेंगे दिस इवेंट इज़ मटेरियल बाय नेचर या दिस अमाउंट इज़ मटेरियल बाय नेचर। तो ये जो इवेंट हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी की पूरी मिसस्टेटेड हो सकती है, देयर इज़ एन ऑडिट रिस्क, ये मटेरियल बाय नेचर है। तो आप ये भी चीज़ लिख दोगे अपने आंसर के अंदर, ठीक हो गया? तो ये आपका एक पूरा छोटा-सा 3 से 4 मार्क्स का अगर पेपर में आ जाता है, तो वो आपने इसी तरीके से लिखना है। और अक्सर ये पेपर में ये बात आ भी जाती है कि बिज़नेस रिस्क और ऑडिट रिस्क के अंदर क्या लिंक है, किस तरह से आपस में लिंक्ड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो भई आपने यही चीज़ लिखनी है सारी की सारी। ठीक हो गया? ये आपका खत्म हो जाता है एंड ऑफ ऑडिट बिज़नेस रिस्क। यहाँ पे अब आपका ये खत्म हो चुका है। इन एसेंस अगर आप यहाँ पे ये खत्म कर चुके हो, इसका मतलब ये है
कि आपको बिज़नेस रिस्क और ऑडिट रिस्क के क्वेश्चंस आने चाहिए अब। लेकिन जब तक मुझे ये वाला सॉल्व आप खुद से नहीं कर लेते और आप खुद से आइडेंटिफ़ाई नहीं करते, मैंने पहले भी बताया था कि 2 ऑडिट रिस्क हैं मिनिमम इसके अंदर और 2 बिज़नेस रिस्क हैं मिनिमम इसके अंदर। इफ यू कैन आइडेंटिफ़ाई दिस, फिर किट के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे हम लोग। खैर, आगे आते हैं और अगला अब हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या चीज़ है? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँ तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है कि आप भाई कभी किसी के ऊपर यकीन नहीं करोगे। क्या ये याद करने वाली चीज़ है? क्या ये समझने वाली चीज़ है? ये याद करने वाली चीज़ है। आज का सारा कोर्स जो है वो याद करने वाला है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक शक की आदत को कहते हैं और ऑडिटर के ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अपनी ये अप्रोच ताज़ा रखें। ताज़ा रखने से मुराद क्या है कि हर वक़्त इसी अप्रोच के मुकाबले में चले, हर वक़्त इसी अप्रोच को आगे लेके चले कि हमेशा कोई भी डिसीज़न ले रहा है तो वो स्केप्टिक होके सोचे, वो शक्की होके सोचे। क्योंकि अगर वो यकीन करना शुरू कर देगा किसी के ऊपर भी, तो फिर ऑडिट, ऑडिट नहीं रहेगा, ठीक है? और रिस्क और ज़्यादा होते जाएँगे क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से ये पढ़ा है कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिटेक्शन। डिटेक्शन रिस्क हमेशा से एग्जिस्ट करता है। अगर मैं स्केप्टिक नहीं रहूँगा, अगर मैं शक्की नहीं रहूँगा तो देयर द डिटेक्शन रिस्क विल इंक्रीज़। डिटेक्शन रिस्क इंक्रीज़ क्यों होगा? कि मैं ज़्यादा चीज़ों को टेस्ट नहीं कर रहूँगा। मेरी टेस्टिंग कम हो जाएगी, मेरा सैंपल साइज़ कम हो जाएगा, हर एक चीज़ कम हो जाएगी, मैं बड़ी आसानी से काम करूँगा क्योंकि मैं शक्की आदमी नहीं हूँ। मैं अगले बंदे पे यकीन रख रहा हूँ। तो डिटेक्शन रिस्क हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑडिट रिस्क हाई हो जाएगा। ठीक हो गया? इसी वजह से हमेशा आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हाई रखना होता है ताकि आप अच्छे तरीके से कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर सको। नीचे आते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में बात करते हैं। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को समझना है तो हम लोग इसकी डायरेक्ट बुक की तरफ जाएँगे, किट की तरफ जाएँगे। ठीक है? ये है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यहाँ पे शुरू होता है। डेफिनिशन है, डेफिनिशन आनी चाहिए इसकी, याद होनी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऑडिट में भी ऐसी हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, याद आप उनको करना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअलाइज़ आप उसको नहीं कर सकते। जैसे पहले दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैंने आपको बताई थी ये बात कि जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है उसकी डेफिनिशन आना बहुत ज़रूरी है, वो पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मटेरियलिटी के ऊपर कोई थ्योरेटिकल पार्ट एग्जामिनर ने पूछ लिया तो बाकी तो आपको कॉन्सेप्चुअली आता है कि मटेरियलिटी इटसेल्फ क्या है। मटेरियलिटी की विद इन इटसेल्फ डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है? फिर ऊपर से आप रैप मॉडल को क्योंकि आपको याद है रैप मॉडल रेवेन्यू, एसेट्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू का 0.5%, एसेट्स का 5% एंड प्रॉफिट्स का 1 नहीं, एसेट्स का 1% एंड प्रॉफिट्स का 5% एंड अबव। तो वो तो आप उसके बारे में थ्योरेटिकली लिख सकते हो खुद से क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको आपने याद करना है। सेम एज़ दैट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के कुछ-कुछ पार्ट्स को आपने याद कर लेना है, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है जो कि आगे भी आप यूज़ करोगे, वो आ जाएगी बाद में चीज़ें। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज़ डिफाइंड एज़ एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence. ये लफ्ज़ ऑडिट एविडेंस इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग कल या परसों वाले लेक्चर के अंदर इसको समझ रहे होंगे। प्रोसीजर्स में, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एटीट्यूड हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम लोग हर चीज़ को क्वेश्चन करें। हमारा माइंड सोच रहा हो हर वक़्त कि भाई ये जो चीज़ सामने हो रही है क्या वो सही भी है या गलत है? जिस चीज़ के ऊपर मैं रिलाई करने लगा हूँ क्या वो ठीक भी है या गलत है? हर चीज़ के ऊपर रिलाई करने से पहले उसकी टेस्टिंग करना, ये होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। which may indicate possible misstatement due to error or fraud ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, आप उसको पकड़ सको, ठीक है? और क्रिटिकली असेस करो ऑडिट एविडेंस को। ऑडिट एविडेंस क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एज़ एन एग्जांपल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट एक ऑडिट क्लाइंट की वो एक ऑडिट एविडेंस होता है। अगर कोई एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर इनकर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पे भी हुआ होगा और अगर वो पे हो रहा है तो आपने कहीं न कहीं से तो देखना है कि वो कहाँ से पे हो रहा है। तो आप बैंक स्टेटमेंट से उसको ट्रेस कर लोगे कि भाई ये पे हो रहा है। अगर वो पे हो रहा है तो वो क्या है? वो ऑडिट एविडेंस है यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपका ऑडिट एविडेंस था। ठीक है? और आपने जो अमाउंट को ट्रेस किया वो आपका ऑडिट प्रोसीजर था। लेकिन अभी तक हम लोग बात करें ऑडिट एविडेंस की। ये बैंक स्टेटमेंट आपका जो ऑडिट एविडेंस है, इट इट इज़ आल्सो
पॉसिबल कि देखो हम लोगों ने अभी ये चीज़ समझी कि हम लोग हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो। हम लोग हर चीज़ के बारे में क्रिटिकल असेसमेंट रखते हो। हर चीज़ के बारे में हम लोग अलर्ट रहे कि इसमें भी गलती हो सकती है, इसमें भी। किसी चीज़ पे यकीन नहीं करना। तो भाई ये ऑडिट एविडेंस जो आपने उठाया, बैंक स्टेटमेंट उठाई, वो भी तो गलत हो सकती है ना? उसको भी आपने असेस करना है। उसको भी असेस करो, क्रिटिकली असेस करो उस चीज़ को भी, क्या ये बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है यानी जहाँ जिसके ऊपर मैं रिलाय करने लगा हूँ। ठीक है? इसकी डेफिनिशन यही कहती है। तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ये वाली डेफिनिशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? इट इज़ बोथ एन एथिकल एंड अ प्रोफेशनल इश्यू। अच्छा भाई, ये एथिक्स में भी फॉल करता है, प्रोफेशनल इश्यू में फॉल करता है। हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड कि हाँ भाई, आप हमेशा से इंडिपेंडेंट ही रहो। आपने किसी पे रिलाय नहीं करना, सिर्फ़ अपने आप पे रिलाय करना है और हर चीज़ को टेस्ट करना है। Professional skepticism requires the auditor to be alert to audit evidence that contradicts other audit evidence. आपने एक एविडेंस उठाया और दूसरे एविडेंस से आपने कोई और डिसीजन लेना था। ये एविडेंस आने की वजह से कोई और डिसीजन ले लिया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया बीच के। ठीक है, इस बारे में अलर्ट रहो। ऐसा भी एविडेंस हो सकता है। Information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as evidence. दूसरे में क्या कहता है? इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगेन बैंक स्टेटमेंट की हमने बात की थी, उस पे डायरेक्टली आप रिलाय नहीं कर सकते, तो उसको भी, उसकी रिलायबिलिटी को भी क्वेश्चन करो, क्या पता वो भी गलत है। ठीक है? एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, कि अगर इंक्वायरी आपने उठाई है, बैंक स्टेटमेंट के बारे में इंक्वायरी उठाई कि भाई हाँ, ये गलत हो सकती है, तो उसके अगेंस्ट जो आपको रिस्पॉन्स मिला, मैनेजमेंट ने आपको बोला होगा ना, कंपनी वालों ने बोला होगा नहीं भाई ये ठीक है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो इंक्वायरीज़ आपने उठाई, उस पे जो आपको रिस्पॉन्स मिला, उसको भी जज करो कि क्या वो भी गलत हो सकती हैं या नहीं हो सकती। यानी हर चीज़ को आपने गलत समझना है। हर चीज़ पे आपने अपने माइंड में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को लेकर आना है, शक्की बनना है आपने। तीसरा पॉइंट क्या है? कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड। यस, इसके बारे में भी आपने हमेशा से अलर्ट रहना है। कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको पता लग रहा है यार इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस कंपनी में रोज ब रोज 100-200 रुपए गायब हो रहे होते हैं इस कंपनी के अकाउंट से। देयर इज अ रिस्क कि कोई बंदा इनके पैसे चोरी कर रहा है, जो कि फ्रॉड का एरर हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं। सर्कमस्टांसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय आईएसएस। अच्छा, अब ये आईएसएस, जैसे हम लोग आईएएस एंड आईएफआरएस पढ़ते हैं ना, वैसे ही आईएसएस है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग या ऑडिट। ये आपको बताते हैं कि आपने क्या-क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है? हम लोग इनको फ़ॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग इनको याद नहीं करते भाई, आईएस 36 जैसे याद करते थे, आईएस 40 याद करते थे, आईएफआरएस 9 नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ही ऑडिट में चलते हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है पेपर पास करने तक, ठीक है? उसके बाद वो क्या कहता है कि भाई सर्कमस्टांसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब अगर आईएसए ने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ये प्रोसीजर्स लगाओ, अगर वो बैंक स्टेटमेंट पे आप और ज्यादा प्रोसीजर्स लगाना चाहते हो और वो लगा रहे हो ओवर एंड अबव दोज रिक्वायर्ड बाय आईएसएस, तो वो भी एक अच्छी बात है। वो भी एक, इसका मतलब ये है कि आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की तरफ जा रहे हो और ऐसा आपको करना भी चाहिए। इस पे क्या कहता है? इन द एग्जाम यू मे बी रिक्वायर्ड टू क्रिटिकली इवैल्यूएट प्लानिंग और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट। This will include assessing whether the auditor has exercised professional skepticism. Examples of circumstances where professional skepticism has not been exercised include, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि देखो भाई एग्जाम आपका कैसा आएगा, आपको ना एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा ब्ला ब्ला ब्ला, ऑडिटर के पास पूरा एक सिनेरियो देंगे, वो आपको बोलेंगे ऑडिटर गया था ऑडिट करने के लिए, उसको बैंक स्टेटमेंट मिली और उसको एक एक्सपेंस वेरीफाई करना था। एक्सपेंस वेरीफाई उसने कैसे किया? बैंक स्टेटमेंट से उसने ट्रेस कर लिया उस एक्सपेंस को कि क्या वो एक्सपेंस जो इनकर हुआ है वो असल में पे हुआ है या नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरा का पूरा प्रोसीजर तो ठीक है कि अगर एक एक्सपेंस वेरीफाई करना था, मैंने उसको बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर लिया, ठीक है भाई। लेकिन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होते हुए सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि भाई आपने रिलायंस एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए रिलायंस प्लेस की आपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, तो क्या आपने ये वेरीफाई किया कि ये बैंक स्टेटमेंट ठीक भी है या नहीं है? ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि कंपनी ने अपनी तरफ से एक बैंक स्टेटमेंट आपको बना के दे दी हो, जहाँ पे वो एक्सपेंस पे हो रहा हो और असल में वो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट में हो ना वो, ठीक है? तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि रिलायंस हटाने के लिए बैंक से ही अपनी बैंक स्टेटमेंट मँगवाओ, बिल्कुल न्यू आपके पास आए वो बैंक स्टेटमेंट। ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? ये भी एक प्रोसीजर होता है।
एक्सपेंस वेरीफाई करना था आपने, वो आपने ट्रेस कर लिया डायरेक्ट, आपने रिलायंस प्लेस कर दी बैंक स्टेटमेंट पे। सबसे पहला सवाल आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ ये होना चाहिए कि भाई ये आपको रिलायंस नहीं प्लेस नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है? दिस इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है? इसी तरह का सिनेरियो आपके पास पेपर में भी आएगा। अगर आया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे बिकॉज़ बहुत कम पूछते हैं ऑडिटर। उसके पास बाकी मटेरियल बहुत अच्छा खासा है, इतना आसान नहीं पूछता। खैर, ये आपने पढ़ लेना है, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, इफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नॉट एक्सेस अच्छा हाँ, 1 मिनट। दिस ऑल ऑफ दिस ये और जो मैंने ऊपर हाइलाइट की, ये जो मैं हाइलाइट करूँ ना चीज़ें, ये याद करने वाली हैं आपकी बुक से, ठीक है? कि उसके पॉइंट्स, अलर्ट किस-किस चीज़ पे रहना है और उसकी डेफिनिशन, ये आप याद कर लो। उसके बाद उसने एग्ज़ाम के बारे में बताया, कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं कि इसको पढ़ लो, इस एग्ज़ाम्पल्स को पढ़ लोगे, एग्ज़ाम सॉल्व करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? उसने पहले अगर मैं छोटी बहुत बात कर दूँ बीच में से ये वाला पढ़ लेते, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड वेयर देयर हैज़ बीन इंडिकेशंस ऑफ पॉसिबल फ्रॉड। अगर इस कंपनी में ऑलरेडी फ्रॉड था, ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल दी, यहाँ पे सिनेरियो के अंदर उसने एक्सप्लेन किया कि रोज़ बरोज़ यहाँ पे 1000-2000 रुपए गायब हो रहे होते हैं बैंक से और बैंक स्टेटमेंट से बाहर भी निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसको टेस्ट नहीं करता। देयर इज़ अ पॉसिबल आर्गुमेंट कि यार क्या पता फ्रॉड इनकर कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं उस बैंक स्टेटमेंट पे रिलाई कैसे कर लूँ? उस कंपनी की दी गई बैंक स्टेटमेंट पे कैसे रिलाई कर लूँ यार, जो कंपनी जिसके अंदर फ्रॉड चल रहा है। तो आपने इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर किस लिए क्वेश्चन नहीं उठाया? ठीक है? फिर तो लाज़मी क्वेश्चन उठाना चाहिए था ना आपको। इस तरह के आप इनको पढ़ लो। दीज़ ऑल शुड बी रेड बाय यू, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन में किस तरीके से आपने आंसर करना है। ठीक है? लेकिन जब एक्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो उस वक़्त हम लोग उसको मैं आपको सॉल्व करके दूँगा। दिस इज़ समथिंग जिसके लिए मैं आपको एग्ज़ैक्ट रूल ऑफ लॉ नहीं बता सकता कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जब आएगा सामने, उस वक़्त हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ़ इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेंगे। जैसे अगर आप अपने पास रफ नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें लिख दोगे एग्ज़ाम में कैसे-कैसे देखना है। क्या चीज़ देखनी है कि हर चीज़ को असेस करो। सबसे आसान चीज़, क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। अलर्ट रहो हर एक चीज़ के बारे में। चाहे फ्रॉड है, नहीं है, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन क्वेश्चन करो हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ से पढ़ते हैं, इफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज़ नॉट एक्सरसाइज्ड, द ऑडिटर में ओवरलुक अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। आप अनयूजुअल सर्कमस्टेंस कोई और होगा, अगर आप शक्की नहीं हो, तो वही बात जो मैंने ऊपर की थी कि आप छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर दोगे, हालाँकि क्या पता वो छोटी-छोटी बातें जो है मिलकर बहुत बड़ी बात बन रही हो कोई। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ठीक है? इसलिए अगेन आपने हमेशा से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज़ करना है अपने पास, कि ताकि आप हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, ताकि छोटी से छोटी बात भी आपकी नज़र के सामने से गुज़रे लाज़मी। यूज़ अनसूटेबल ऑडिट प्रोसीजर्स। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि जब आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो, तो आप एक गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा दो, एक बहुत हल्का ऑडिट प्रोसीजर लगा दो, हालाँकि उस सिचुएशन में आपको थोड़ा-सा भारी ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहिए था। मतलब टू गैदर मोर एविडेंस, ठीक है? रीच इनएप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स, आपकी कंक्लूजन्स भी गलत हो सकती हैं अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रहे। अब ये चीज़ कॉन्सेप्चुअली आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये सारा कुछ हो सकता है, अगर मैं स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, जो कि ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो फिर ये सब कुछ होगा, जो कि गलत है। मतलब दीज़ आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसको पढ़ लेते हैं। द ऑडिटर में मेक एन इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, कि भाई आपने मैनेजमेंट से पूछा कि क्या आप लॉज एंड रेगुलेशंस, जिस कंट्री में आप अपना काम कर रहे हो वहां पे लॉज एंड रेगुलेशंस को मीट कर रहे हो या नहीं। मैनेजमेंट ने क्या बोला? मैनेजमेंट में इन्फॉर्म द ऑडिटर दैट देयर हैव बीन नो इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस ड्यूरिंग द ईयर। मैनेजमेंट ने कहा इस साल में ऐसा कोई भी वक्त नहीं आया जब हम लोगों ने लॉ को या रेगुलेशन को तोड़ा हो। ठीक है? Application of professional skepticism would require the auditor to seek alternative corroborative evidence to support management's claim, as they may not wish the auditor to know any breaches। वही बात है कि अगर डायरेक्टली आपने मैनेजमेंट के ऊपर रिलाई कर दिया, तो भाई फिर तो आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज ही नहीं किया। इसी वजह से आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करोगे, और इसके अलावा कि मैनेजमेंट की चीज के ऊपर यकीन करो, आप बाहर से एविडेंस सीख करोगे। और मैनेजमेंट के क्लेम को, मैनेजमेंट क्या क्लेम करती है कि भाई हम लोगों ने नहीं तोड़ा कोई भी लॉ या रेगुलेशन, हम लोगों ने नहीं तोड़ी। तो उस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए आप बाहर से एविडेंस लोगे, बिकॉज़ मैनेजमेंट तो कभी ये नहीं चाहेगी ना कि भाई ऑडिटर को पता चले कि भाई हमने कोई ब्रीच की है। तो मैनेजमेंट तो आपको नहीं बताने वाली कि भाई हमने कोई ब्रीच किया भी है या नहीं। आप उनसे 1 बार पूछो या 10 बार पूछो, उन्होंने यही बोलना है कि देयर हैज़ बीन नो यही वाली बात, देयर हैज़ बीन नो इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ड्यूरिंग द ईयर।
ठीक है? This may involves speaking with the company's compliance department to confirm management statement as well as reviewing board minutes for any discussions that indicate non-compliance or reviewing invoices from legal advisors which may indicate advice has been obtained regarding non-compliance. अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये सारी की सारी बात ना उसने प्रोसीजर बताई है। याद नहीं करना, इसको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझो, अगर मैं अभी जो समझा रहा हूँ आपको। वो ये कह रहे हैं कि आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो लगाना था, लेकिन उसको लगाओगे कैसे? कि आप अल्टरनेटिव कोई ना कोई एविडेंस हासिल करोगे, तभी आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज होगा। डायरेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ पे रिलेट वेरीफाई डायरेक्ट मैनेजमेंट की बात के ऊपर तो आपने उस पे डिपेंडेंट तो नहीं हो जाना ना, उस पे रिलाय तो नहीं करना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करने के लिए बाहर से भी आपने उठा के कोई ना कोई एविडेंस लगाना है, एविडेंस लेकर आना है कि भाई ये मैनेजमेंट ठीक ही कह रही है। बाहर से एविडेंस कैसे लेकर आओगे? कि उसने यही बताया कि भाई देखो, कंपनी का एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट हुआ होगा। अब ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। कंपनी के अंदर कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, कंपनी के बोर्ड्स में कैसे होता है। F8 में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसी वजह से पढ़ी हैं कि कंपनी के अंदर बोर्ड में कौन-कौन सी बोर्ड्स होते हैं। आपके रिम्यूनरेशन कमिटी होती है, आपकी ऑडिट कमिटी होती है, आपकी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? कंपनी के अंदर लीगल एंड लॉ डिपार्टमेंट होता है, कंपनी ने बाहर से कुछ लीगल लॉयर्स हायर किए हुए होते हैं। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आप एविडेंस लेकर आ सकते हो ना। तो वो यही कह रहे हैं कि बोर्ड मिनट्स एक बहुत, आप कह सकते हो कि ये जो बात है ना बोर्ड मिनट्स वाली, ये हर जगह पे इसका प्रोसीजर लगता है ऑडिट के अंदर। बोर्ड मिनट्स क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ द कंपनी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, चेयरमैन होता है, डिफरेंट कमिटीज होती हैं उस कंपनी के, वो बैठती हैं, आपस में डिस्कशन करती हैं, और जो जो वो डिस्कस करती हैं वो रिकॉर्ड होता है, और उस रिकॉर्ड को आप पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर देखो कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस की होगी तो बोर्ड में वो चीज डिस्कस तो हुई होगी, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। वहां से आपको एविडेंस मिल जाएगा कि क्या कोई नॉन कंप्लायंस हुई है या नहीं। अगर कोई डिस्कशन हुई भी है नॉन कंप्लायंस के लिए, तो क्या होगा कि आप उस पे बोल दोगे कि भाई देखो ये डिस्कशन हुई भी है नॉन कंप्लायंस पे, तो मतलब मैनेजमेंट झूठ बोल रही थी, असल में इन्होंने कोई ना कोई नॉन कंप्लायंस की है। लेट्स सपोज बोर्ड को आपने रिव्यू किया, बोर्ड मिनट्स को, उसमें भी कोई नॉन कंप्लायंस की बात नहीं हुई भी, मतलब आप तो अभी फिर दोबारा से भी उस पर रिलाई नहीं करोगे, आप एक्सटेंडेड एविडेंस की तरफ जाओगे। आगे जाके क्या करोगे कि भाई आप बोलोगे इनवॉइसेस दो अपने लॉयर्स के पास से, लीगल एडवाइजर्स लॉयर्स, बात एक ही है कि अपने लॉयर्स, कंपनी के जो लॉयर्स हैं, उनकी इनवॉइस, वो हर महीने इनवॉइस तो भेजते होंगे ना कंपनी को, कोई केस है, कोई चीज है, तो वो आपको इनवॉइस भेजेंगे। ठीक है, तो आप वो उठा लोगे, उस इनवॉइस में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा भाई ये केस किस चीज के लिए, किस चीज के लिए हम लोग इनके पास हायर हुए हैं, क्यों हम लोग इस कंपनी के लॉयर हैं, लिखा होगा ना। तो अगर कोई नॉन कंप्लायंस वाला सीन होगा तो अगेन वहां से पता चल जाएगा आपको, विच में इंडिकेट दैट एडवाइस हैज बीन ऑब्टेन्ड। खैर ये वही कह रहा है कि क्या हमने बाहर से लीगल एडवाइजर से कोई बात की है इस तरह की नॉन कंप्लायंस के बारे में, यानी कि ये पेपर सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि इस तरीके से आप नॉन कंप्लायंस सॉरी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करते हो, कि एक चीज पे नहीं रिलाई करना। एक जगह से मैनेजमेंट से आपने बात कर ली, उनका क्लेम है, वो एविडेंस नहीं है। उस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए आपने कंपनी के डिफरेंट चीजों को देखा, आपने बोर्ड मिनट्स को देखा, कंप्लायंस डिपार्टमेंट से बात की, आपने बाहर वाले लीगल एडवाइजर से बात की, आपने एक्सटेंड करते रहे अपनी एविडेंस को जितना कर सकते थे, जहां तक आप जा सकते थे। ये ऑडिट प्रोसीजर है बेसिकली। ऑडिट प्रोसीजर अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए शायद आपको इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हुई हो। सिर्फ अभी आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर लो इसको, जब बाद में ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ेंगे तब आपको इसकी समझ आएगी। करंट इशू है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में, बहुत इजी है, कोई डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है ये, इसको आपने आज प्लीज लाजमी कर लेना है, इसको पढ़ लेना ठीक है ये पुराना कोई नया नहीं है, इसलिए मेरा इस पे आपको ज्यादा बहस करना, आपको ज्यादा समझाना कोई इतना प्रॉफिट नहीं देगा आपको। हाँ, जो आर्टिकल्स के अंदर करंट इशू है हम लोग वो लाजमी पढ़ेंगे एट द एंड, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है थोड़े से। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको कह सकूं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में ये यूके सिलेबस का है, इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, और ये फिर अप्लाइंग आईएसएस अप्रोप्रिएटली, खैर आगे आ जाएं, अगर हम लोग इसको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ ले, लेकिन हम लोग आगे जाके वैसे भी ऑडिटिंग प्रोसीजर्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टुवर्ड्स द एग्ज़ाम। देखो भाई, हम लोगों ने बात कर ली, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को समझ लिया कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शक्की होता है, हम लोगों ने किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना। ये चीज़ ज़्यादातर काम आती है ना आपके एक क्वेश्चन के अंदर। एग्जामिनर आपको ये वाला क्वेश्चन अक्सर देता है कि हम लोग
क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरीके से होता है, या सिनेरियो के साथ लिंक हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, या पूरा का पूरा थ्योरेटिकल होगा। सिनेरियो के साथ लिंक होने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करो, तो ये सारा का सारा आप कहाँ से उठाओगे? इस सिनेरियो से उठाओगे, तो सिनेरियो के साथ लिंक हो रहा है, ठीक है? पॉसिबल ये भी है कि जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया कि बिज़नेस रिस्क और ऑडिट रिस्क के दरमियान में लिंकेज, ये किसी सिनेरियो के साथ लिंक नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से क्या मतलब है इस बात का कि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। वैसे ही या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है या सिनेरियो के साथ लिंक करके पूछ सकता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा से यही रहेगा, रिलाइंग अपॉन द वर्क ऑफ अदर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब भी पेपर में कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें से एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हो कि क्या आप किसी और के काम पे रिलाय कर सकते हो या नहीं कर सकते, अगेन जो जो चीजें हम लोगों ने बात की है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर, वही बात आपने यहाँ पे कर देनी है हमेशा। ठीक हो गया? जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में बात हुई हुई है, वही बात आपने इसके लिए भी करनी है अपने पास, कि हम लोग क्यों रिलाय नहीं करते दूसरों के काम के ऊपर। हम लोगों ने अगर रिलाय करना है तो उसके लिए आपके पास आर्गुमेंट्स होने चाहिए। अगर क्यों नहीं करते किसी और के काम के ऊपर रिलाय, तो वो तो सारी की सारी बात आपने किसकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में कर देनी। लेकिन अगर करना है रिलाय, तो फिर उस बंदे की क्वालिफिकेशन को देखो आप, उस बंदे के एक्सपीरियंस को देखो, किसी क्लाइंट उस बंदे के क्लाइंट के सॉरी टेस्टिमोनियल को देखो, क्लाइंट टेस्टिमोनियल को देख लो। इसके अलावा देखो आपने उसकी क्वालिफिकेशन देख ली कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज जो जिस कंपनी का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं इस वक़्त, उसका एक आईएस 19 के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयी बेनिफिट्स यानी कि ग्रेच्युटी फंड है, ठीक है? वो ग्रेच्युटी फंड हर साल एट द ईयर एंड रीमेजर होता है एट इट्स फेयर वैल्यू एंड इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द कंपनीज़ एक्सपर्ट। अब ये कंपनीज़ एक्सपर्ट का मतलब क्या है? कंपनीज़ एक्सपर्ट का मतलब ये है कि जब भी आईएस 19 की बात हो रही होती है ना, तो ये अकाउंटेंट्स बैठ के खुद से इसको कभी भी रीमेजर नहीं करते। आप तो स्टैंडर्ड आईएस 19 का पढ़ लेते हो, लेकिन आईएस 19 ग्रेच्युटी फंड या फिर एम्प्लॉयी बेनिफिट्स की रीमेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी मच मोर कॉम्प्लेक्स। ये करते हैं बैठ के एक्चुअरीज़। एक्चुअरीज़ 10 हाथ ऊपर होते हैं ऑडिटर्स, अकाउंटेंट से, ठीक है? हम लोगों ने इसका काम नहीं करना होता, ये वो लोग कर रहे होते हैं। वो इसको रिवैल्यू कर रहे होते हैं हमेशा, इसकी फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहे होते हैं इसको, और हम लोग उनके काम पे रिलाय कर रहे होते हैं, ठीक है? अब अगर आपने उनके काम पे रिलाय करना है, तो डायरेक्टली तो आप नहीं कर सकते। एज़ एन ऑडिटर यू आर अ प्रोफेशनली स्केप्टिक पर्सन। आप ये बोलोगे भाई क्या पता इसने कंपनी की साइड ली हो अपना वैल्यू करते हुए, और इस प्लान के एसेट्स इन्होंने बढ़ा दिए हों। अगर इस प्लान के एसेट्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोज़ीशन के अंदर एसेट्स अब ज़्यादा हो जाएँगे, जो कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट की तरफ जा सकता है। और मैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट की तरफ नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैं एक ऑडिटर हूँ भाई, मैं उसको आइडेंटिफ़ाई करूँगा, ठीक है? तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए कि अगर तो पहली बात तो ये देखो, अब आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपने रिलाय तो करना है उसके काम के ऊपर, इसके अलावा आप खुद से तो वैल्यू नहीं कर सकते, कोई आसान कैलकुलेशन तो नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप दूसरों के काम के ऊपर रिलाय करने के लिए ना कुछ प्रोसीजर्स हमेशा अप्लाई करोगे। वो प्रोसीजर्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले उस बंदे की क्वालिफ़िकेशन देखो कि उसने क्या क्वालिफ़िकेशन ली हुई है, कि क्या वो इस काम के लिए क्या कहते हैं उसको, कैन ही डू इट? नो। क्या उसके पास परमिशन है ये काम करने की या नहीं है? ठीक है, पहले तो ये देखो क्वालिफ़िकेशन होगी तभी परमिशन होगी, एक्चुअल क्वालिफ़िकेशन होगी इस बंदे के पास, तभी उसके पास ये काम करने की इजाज़त होगी। अच्छा ये है जो है ना, ये सिर्फ़ हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए, सिर्फ़ आईएस 19 के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। किसी कंपनी के एक्सटर्नल बंदे के ऊपर आप रिलाय कर रहे हो सकते हो। तो उस बंदे की रिलाय करने से पहले आप ये परफ़ॉर्मेंस, ये प्रोसीजर्स हमेशा से लाज़मी अप्लाई करोगे। अब ये प्रोसीजर्स अप्लाई भी पेपर में इसी तरीके से हो रहे होते हैं कि आप पेपर में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, वी विल लुक एट द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन, लेकिन आप सिर्फ ये तो नहीं लिखोगे ना, आप सिनेरियो के साथ लिंक करोगे थोड़ा-सा कि उस बंदे का क्वालिफिकेशन क्या है, हम लोग ये देख लेंगे ताकि हमें पता हो कि भाई क्या ये परमिशन भी है इसके पास ये काम करने की। अगले पॉइंट में आप लिखोगे एक्सपीरियंस क्या है उसका, एक्सपीरियंस के बारे में आप लिख दो कि हम लोग उसका एक्सपीरियंस देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि क्या इसका काम जो है वो ठीक तरीके का है या नहीं है काम। एक्सपीरियंस से आपको ये पता चलेगा। अगर कम एक्सपीरियंस है और ये बहुत
बड़ी कोई वैल्यूएशन करने वाला है तो ऑब्वियसली कम एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है उसके ऊपर हम लोग रिलाई नहीं करने वाले। लेकिन अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है और वो ये कर रहा है काम, बड़ी वैल्यूएशन करने लगा है, तो हम लोग उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ये उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है? क्लाइंट टेस्टिमोनियल किसी पहले बंदे का उसने काम किया हुआ है और वो भी शायद लेट्स सपोज़ आपके सर्कल में फ़ॉल करता है तो उससे पूछ लो कि इस बंदे का काम कैसा था, ठीक है? इसके अलावा परफ़ॉर्म योर ओन कैलकुलेशंस एंड कंपेयर, अपनी कैलकुलेशन करो उसी चीज़ के बारे में और कंपेयर कर लो जो उस बंदे ने काम किया है। डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही ऑफ हो, आपको भी तो कुछ ना कुछ आखिर काम आता है ना, तो इसलिए अपनी परफ़ॉर्म करो कैलकुलेशंस को और कंपेयर कर लो। अब ये 4 वो पॉइंट्स हैं जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो, अगर आपने किसी और के काम के ऊपर रिलाई करना है तो यू कैन यूज़ दीज़ 4 पॉइंट। इससे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? हम लोग जब इसका पेपर में अगेन जाके देख रहे होंगे किसी क्वेश्चन में, जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि हाँ भाई, ये पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते। अगेन इसका इन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपको अपना दिमाग उस वक़्त इस्तेमाल करना होता है। एग्ज़ामिनर ये सोचता है कि भाई आप P7 का पेपर दे रहे हो, व्हिच इज़ प्रोबेबली योर सेकंड लास्ट और लास्ट एग्ज़ाम ऑफ ACCA। इसके बाद अब आपने कोई पेपर नहीं देना है। इसके बाद आप रेडी हो फाइनेंस की फील्ड में आगे जाने के लिए, ठीक है? तो इसलिए वो आपके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस भी थ्रो करता है जो जिसका कोई बुक से कंपैरिज़न नहीं होता। जिसका कोई आप कह सकते हो कि कोई ना सिर होता है, ना पैर होता है, ना आपने पहले कभी वो पढ़ा होता है और ये वही पार्ट है। इस तरह के बहुत से पार्ट्स आपको ऑडिट में मिलेंगे, ठीक है? इसलिए इनको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है। जैसे हमने क्वालिफ़िकेशन उठाई उस बंदे की, हमने एक्सपीरियंस देखा उस बंदे के, क्लाइंट टेस्टिमोनियल लिया, हमने अपनी कैलकुलेशन की और कंपेयर कर लिया। अगर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है मतलब उसने भी ठीक काम किया हुआ है, ठीक है? ये हो गया आपका खत्म प्रोफेशनल स्केप्टिसिज़्म वाला टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने मैंने आपको सिर्फ़ ये सिखाया कि स्केप्टिक होते हुए अगर तो आप पहली बात है रिलाई कर नहीं सकते। क्यों नहीं रिलाई कर सकते? अगर ये क्वेश्चन है तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज़्म वाली सारी चीज़ें बयान करते हो जो कि मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अगर रिलाई करना है उस बंदे के काम पे, कोई और चारा नहीं है, तो फिर ये चीज़ें फ़ॉलो करो, इन चीज़ों को देखो उस बंदे की, ठीक है? हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है फिर। अब आते हैं हम लोग 1 मिनट, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। हमारा पीछे बच जाता है ग्रुप एंड ट्रांसलेशन ऑडिट्स। ग्रुप एंड ट्रांसलेशन ऑडिट्स के अंदर मैं आपको इसका पेज नंबर है 291 बुक के अंदर जो मैंने आपको शेयर की हुई है। 291 वाले पेज पे जाओ, ग्रुप एंड ट्रांसलेशन ऑडिट्स की तरफ जाओ। ये चैप्टर वो चैप्टर है जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है? आप इसको समझोगे, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि शायद मैं मिस कर रहा हूँ। इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि शायद इतनी इम्पोर्टेंट भी ना हो तो मैं ना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो लेकिन ग्रुप एंड ट्रांसलेशन ऑडिट्स में सबसे पहली बात तो ये हम लोग इसको देखते हैं किस नज़रों से? ऑडिट रिस्क की नज़रों से। ये रहा ऑडिट रिस्क। हमारा काम सिर्फ़ ऑडिट रिस्क तक चल रहा है अभी। अब इसके आगे फर्दर ब्रांचेज़ हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है? और हमारा अभी क्या पॉइंट है? ग्रुप एंड ट्रांस ऑडिट्स। हम लोग अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम लोग कुछ हैक्स निकाल रहे हैं पेपर के कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर भी आपको यही समझाने की कोशिश करेगा कि भाई ग्रुप ऑडिट्स क्या होते हैं, पहली बात तो ये, और फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें प्रोसीजर्स कैसे लगते हैं या फिर हम लोग काम कैसे कर, अब जैसे ये टॉपिक है एक्सेप्टेंस का, कि एक्सेप्टेंस एज़ ग्रुप ऑडिटर में आपने क्या करना है, ठीक है? वो आपको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक हो गया? इसमें मेजॉरिटी वो चीज़ें जो कि आप पढ़ो, आप छोड़ नहीं सकते, बुकिश नॉलेज को छोड़ नहीं सकते, लेकिन पेपर के लिए वो शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखो, ऑडिट रिस्क के बारे में हम लोगों ने बात की है, हम लोग हमेशा शक्की दिमाग से सोचते हैं कि क्या कोई रिस्क है या नहीं है? अब अगर आप ग्रुप को ऑडिट कर रहे हो, ग्रुप का मतलब क्या है? कि उसकी एक पेरेंट कंपनी हुई होगी, उसकी एक सब्सिडियरी होगी, उसकी एक एसोसिएट होगी। ऐसे ही है ना, ग्रुप ऐसे ही चलता है, ठीक है? सिर्फ़ अगर ग्रुप की मैं बात करता हूँ, एसोसिएट, एसोसिएट पेरेंट होगी, सब्सिडियरी होगी। अब यहाँ पे कौन-सी ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा आ रही होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? आपके पास होती है सबसे पहली चीज़ गुडविल, फिर होती है कंसोलिडेशन,
ये दो वो चीजें ना जो कि एक्स्ट्रा आ रही होती है कंपेयर टू इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट रिस्क क्या है? शक की दिमाग इस्तेमाल करो। आपको पता है कि भाई गुडविल की कैलकुलेशन कोई आसान कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे रिस्क हो सकता है। देयर इज अ रिस्क कि भाई गुडविल की कैलकुलेशन जो है वो गलत तरीके से की गई हो, कंसिडरेशन गलत ली हुई है। हम लोगों ने कंसिडरेशन के, अब देखो ऑडिट के इटसेल्फ ये चार पार्ट्स तो हैं ही है ना, ये वाले चार पार्ट्स तो हैं। ये यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे ही, ये चार पार्ट्स तो हैं, लेकिन अब आप इसको लिंक हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग एग्जैक्ट टू द पॉइंट सोल्यूशन नहीं सॉल्व कर रहे। इस गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर कंसिडरेशन ऐसी हो सकती है कि लेट सपोज मैं कहता हूँ भाई क्लाइंट जो था मेरे पास, उसके पास एक थी एक्चुअल कंसिडरेशन, कैश जिसको कहते हैं, कैश कंसिडरेशन थी। और दूसरी हमारे पास क्या थी कि दैट इज डिपेंडेंट कंसिडरेशन, के अगर आपका एक कोई परफॉर्मेंस, हम लोग उसको परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस कंसिडरेशन कह देते हैं। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन थी उनके पास। ऐसी बात थी कि अगर कैश है तो उसी वक्त उसको इंक्लूड करो। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन क्या, अगर 3 साल तक अब आपने इतना प्रॉफिट कमाया तो मैं आपको और पैसे दे दूंगा। वी नो कि इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आके हम लोग गुडविल के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्लाइंट जो है जिसका हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ कैश कंसिडरेशन ली। आपको सिनेरियो में चीज नजर आ गई। अब आप अगर आपको IFRS 3 के बारे में पता है तो आपको पता है कि भाई परफॉर्मेंस कंसिडरेशन भी हमने लेनी होती है, उसको छोड़ते नहीं हम लोग। तो क्लाइंट ने नहीं ली तो वही सारे के सारे स्टेप्स अप्लाई कर दोगे आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क कहाँ पे, अंडर या ओवरस्टेटेड है। अगर परफॉर्मेंस कंसिडरेशन नहीं ली तो गुडविल क्या होगी, अंडरस्टेटेड होगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या है कि एक्सप्लेन IFRS 3 को एक्सप्लेन कर दोगे, गुडविल वाली कैलकुलेशन को एक्सप्लेन कर दोगे, वो कहता है, वो क्या कहता है इस बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है कि मटेरियल लिखोगे सिनेरियो के अंदर से कि भाई क्लाइंट ने सिर्फ कैश कंसिडरेशन उठाई, परफॉर्मेंस कंसिडरेशन नहीं उठाई, और IFRS 3 एज डिस्कस्ड अबव, IFRS 3 के अकॉर्डिंगली वो चीज आनी चाहिए थी। ठीक है। और चौथे पॉइंट में एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई मटीरियलिटी कैलकुलेट करो। ऑब्वियसली ये कंसिडरेशन जो होगी इसकी अपनी कोई अमाउंट होगी। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कैश मैंने पे किया 10 लाख का, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस कंसिडरेशन जो थी वो मेरी 5 लाख थी, सॉरी 50 लाख कैसे, ठीक है 5 मिलियन थी। अब ये 5 मिलियन टोटल रेवेन्यू से, एसेट से, बिकॉज ये मेरे एसेट्स को इंपैक्ट करेगा ना, तो टोटल एसेट से अगर मैं डिवाइड कर दूं, दिस इज नॉट योर टोटल एसेट, टोटल एसेट की फिगर कोई ना कोई गिवन होगी आपके पास, उससे अगर मैं डिवाइड कर दे तो मेरे पास मटीरियलिटी आ जाएगी। तो मैं बता दूंगा कि अगर दिस इज मटीरियल या इमटीरियल, ठीक हो गया, अमाउंट के थ्रू बता दूंगा। तो ये आपकी गुडविल के बारे में बात हो रही है। सेम एज कंसोलिडेशन, पॉसिबिलिटी है कि कंसोलिडेशन के अंदर PUP, अनरियलाइज प्रॉफिट, जो इन्वेंट्री ट्रांसफर होता है वहां पे कोई मसला किया उसने, इस तरह डिफरेंट जगह पे मसले किए हो, लेकिन आपने वे कोई भी चीज नहीं बतानी होती। सिनेरियो में हमेशा आपके पास कोई ना कोई चीज ऐसी गिवन होगी जिसमें मसला आ रहा होगा, और वो ग्रुप एंड ट्रांसलेशन ऑडिट से रिलेट कर रही होगी, ग्रुप ऑडिट से। तो आप वहां पे फिर गुडविल को जहन में रखते हुए, कंसोलिडेशन को जहन में रखते हुए उस चीजों को एक्सप्लेन करोगे। वेग नहीं बताना कि भाई गुडविल की कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, यहाँ पे ऑडिट रिस्क है, नहीं। इस तरह से नहीं करना। कंसोलिडेशन करना बहुत मुश्किल है, इन्वेंट्री के अंदर रिस्क हो सकता है, प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट क्या पता कंपनी ने ना निकालो, नहीं। अगर अनरियलाइज प्रॉफिट की बात हुई भी है तब आप बात करो। अगर गुडविल की कंसिडरेशन की बात इस तरह से उसने की भी है तब आप बात करो उसके बारे में। जहां पर रिस्क फॉल करता है एक्चुअली उधर बात करोगे आप, ठीक है। ट्रांसलेशनल ऑडिट्स क्या क्या होते हैं, अगेन सबसे पहले आप आ जाओ, हमने ग्रुप ऑडिट के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इस क्वेश्चन को आपने लेके चलना है, ठीक है। ट्रांसलेशनल ऑडिट्स क्या होते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसनेशनल, ट्रांस ट्रांसनेशनल। सबसे पहले तो इस लफ्ज को हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ट्रांसनेशनल। ट्रांसलेशन होता है बोर्ड, इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है, यूके में भी मौजूद है, US में भी मौजूद है। अब अगर ऐसी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तो उसका क्या हल होगा कि एक जगह उसका हेड ऑफिस होगा। मैं कहता हूं लेट सपोज यूके में उस कंपनी का हेड ऑफिस है, उसके जो बाकी लोकेशंस हैं वो पाकिस्तान भी है, वो इंडिया भी है, वो मेरे पास INDIA इंडिया भी है, वो मेरे पास USA भी है, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस किधर है उसका, यूके में, मतलब उसकी प्राइमरी रिपोर्टिंग लोकेशन क्या कहाँ पे होगी, वो यूके के अंदर होगी। अब हर कंपनी की हर कंट्री के अंदर उसके जो ऑपरेशंस मौजूद हैं, उनको भी तो मैंने लेकर आके कंसोलिडेट करना है ना अपने अकाउंट्स में। लेकिन यहाँ पे ये वाले रिस्क तो फॉल कर जाएंगे, लेकिन एक और एडिशनल रिस्क फॉल कर जाएगा, विच वुड बी IAS 21, फॉरेन करेंसी।
फॉरेन करेंसी का रिस्क फॉल कर जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम हम लोग वेग कोई बात नहीं करने वाले कि भाई देखो फॉरेन करेंसी की कैलकुलेशन मुश्किल है, यहाँ पे रिस्क हो। नहीं, ऐसी वेग बातें हम लोगों ने एग्जाम में नहीं करनी, टू द पॉइंट बात करनी है हमेशा से। हम लोग जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी, वैसे ही इसकी भी कोई ना कोई सिनेरियो बना हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, जब हम लोग सॉल्व करे होंगे, वहां से हम लोग उसको निकालेंगे और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? ये आपका है IS-20 फॉरेन करेंसी के साथ लिंक कर जाता है। ट्रांसनेशनल की जो भी कंपनीज होती हैं वो IS-21 के साथ एडिशनली लिंक कर जाती हैं। अब ग्रुप एंड ट्रांसनेशनल के ऑडिट्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आके आपको बता देता हूँ इसके चैप्टर के अंदर। सबसे पहले उसने एग्जाम फोकस की बात की है, वो कहता है ग्रुप अपीयर इन एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम एंड इज रेलेवेंट टू ऑल स्टेजेस ऑफ एन एंगेजमेंट। ठीक है। रीड द सिनेरियो टू आइडेंटिफाई वेदर द क्वेश्चन रिलेट्स टू सिंगल एंटिटी और अ ग्रुप। वो यही कह रहे हैं, पहले आइडेंटिफाई करो। टेक केयर टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर द ऑडिटर फॉर द एंटायर ग्रुप इंक्लूडिंग सब्सिडरीज और जस्ट द पेरेंट कंपनी। Reliance on the work of other auditors will only be relevant if you are responsible for the audit of subsidiaries। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग ट्रांसनेशनल की तरफ आते हैं। लेट सपोज मैं यूके की कंपनी का ऑडिटर हूं, माई सेल्फ, दिस इज मी। पाकिस्तान को केपीएमजी ऑडिट करता है, पाकिस्तान वाले हिस्से को केपीएमजी ऑडिट करता है, और इंडिया वाले हिस्से को ईवाई ऑडिट करता है, यूएसए वाले हिस्से को डिलॉयट हो गया। यहाँ पे डिलॉयट ऑडिट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे यूके में बैठा हूँ, क्या मैं केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, इन तीनों के काम के ऊपर क्या मैं डायरेक्टली रिलायंस बेस प्लेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। मैं यहाँ पे आऊंगा, ये वाले प्रोसीजर्स अप्लाई करूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि भाई केपीएमजी में इस फील्ड का बंदा हूँ, ठीक है, इन तीनों के काम के ऊपर रिलाई करने लगा हूँ। तो जैसे हम लोगों ने उस दिन बात की थी कि डिटेक्शन रिस्क के अंदर, कि क्या ऑडिटर ने उस इंडस्ट्री का पहले ऑडिट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर तो नहीं किया हुआ तो डिटेक्शन रिस्क हाई है। तो क्या पता उसने वो चीज आइडेंटिफाई ना किया हो ड्यूरिंग देयर ऑडिट। इस ऑडिट के दरमियान में इन तीनों ने ये चीज आइडेंटिफाई ना किया हो, अगर इन तीनों का एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री में ऑडिट करने का जिस इंडस्ट्री में एक कंपनी काम कर रही है ऑलरेडी। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट सपोज जिस इंडस्ट्री में एक कंपनी काम कर रही है दैट इज कैंडी कंपनी, कैडबरी है, और भी डिफरेंट कंपनीज हैं। ठीक है, अगर केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट का एक्सपीरियंस नहीं है कैंडी कंपनीज में ऑडिट करने का, तो वो रिस्क हाई हो जाता है। अगेन रिलायंस प्लेस करने से पहले, क्योंकि जब मैं हेड कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन हो रही होगी यहाँ पे, कंसोलिडेशन का ऑडिट मेरे पास होगा क्योंकि मैं हूँ हेड ऑफिस का ऑडिटर। तो कंसोलिडेशन में मेरे पास है, कंसोलिडेशन में अमाउंट्स उठ के आ रही होंगी सब्सिडरीज की। अगर सब्सिडरीज की अमाउंट्स उठ के आ रही हैं, तो सब्सिडरीज के अमाउंट को किसने वेरीफाई किया होगा, सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसने वेरीफाई किया होगा। पाकिस्तान में सब्सिडरी जो मेरी फॉल करती है केपीएमजी ने ऑडिट किया उसका। इंडिया में जो सब्सिडरी फॉल करती है ईवाई ने ऑडिट किया उसका। यूएसए में जो सब्सिडरी फॉल करती है उसने उसका ऑडिट डिलॉयट ने किया है। तो मैं जो अमाउंट्स पे रिलाई कर रहा हूँ, जो इस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन के लिए, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जिस वक्त में कंसोलिडेशन के वक्त तीनों क्या करूंगा, मेरा होगा पीपी, पाकिस्तान वालों का होगा, इंडिया वालों का होगा, यूएसए की कंपनी का होगा, इन सबको मैं प्लस करके एक लाइन आइटम में शो करा दूंगा कंसोलिडेशन के वक्त। लेकिन इन तीनों की जो फिगर्स है वो तो सब्सिडरीज वाली फिगर है, और वो किसने वेरीफाई की, मैंने तो नहीं की, वो तो किसी और ने की। तो मैं तो रिलायंस प्लेस कर रहा हूँ ना किसी और के काम पे। तो ये वाले प्रोसीजर्स भी फिर आपके यहाँ पे फॉलो कर जाएंगे। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं इसको। इसके बारे में वो कहता है कि उसने ये दिया, इसको आप देख लें, आपको कुछ समझ आ जाएगी। कंसोलिडेशन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ सेट्स। अच्छा, इसको आप पढ़ लें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ग्रुप ऑडिट के बारे में क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग अ ग्रुप आर द सेम ऑफ द ऑडिट ऑफ अ सिंगल कंपनी। ठीक है, ऑल आईएसएस आर स्टिल रेलेवेंट टू द ग्रुप ऑडिट। यस, जो नॉर्मली हम लोग ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, प्रोसीजर्स लगा रहे होते हैं, वो यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ दो एडिशनल चीजें हैं। अगर तो एक ग्रुप है, सब्सिडरी की गुडविल, और दूसरी चीज हमारे पास हो जाती है गुडविल के अलावा कंसोलिडेशन करना। दोनों थोड़े से मुश्किल काम है, लेकिन अगर सिनेरियो में कुछ गिवन है तो वहां पे आपने ध्यान देना है, एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है उस क्वेश्चन के लिए आपने। और फिर आपके पास अच्छा, हाँ, और दूसरी चीज थी ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल में क्या चीज, ग्रुप ग्रुप वाला तो पोर्शन आ जाएगा, नॉर्मल पोर्शन भी आएगा, ग्रुप वाला पोर्शन भी आएगा जो कि गुडविल और कंसोलिडेशन के, लेकिन तीसरी चीज IS-21 भी आ जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल है। ठीक हो गया? और वहां पे अगर आप नहीं ऑडिट करें, अगेन अपनी
ग्रुप और ट्रांसलेशनल दोनों के लिए अगर सब्सिडरीज का ऑडिट आप नहीं कर रहे, सिर्फ आप ग्रुप का ऑडिट कर रहे हो, तो आप बाकी सबकी फिगर्स के ऊपर रिलायंस प्लेस कर रहे हो, जो कि दूसरी कंपनीज जो कि मेरी सब्सिडरीज हैं, उसका ऑडिट किसी और ने किया। अगर उसका ऑडिट किसी और ने किया, भाई यू आर प्लेसिंग रिलायंस अपॉन दिस, तो रिलायंस किस तरह से प्लेस करनी है दूसरों के काम पे, वो वाले प्रोसीजर्स भी आ जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, द ऑडिटर मस्ट डिटरमाइन वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द ग्रुप। खैर ये एक्सेप्टेंस वाली बातें आ जाती हैं, ये यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ते, उसने यहाँ पे लिखी हुई तो है, लेकिन हाँ, ट्रिपल ए का पार्ट है, लेकिन वो आगे जाके प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर फॉल करती हैं ये, और एथिक्स में फॉल कर जाती है, तो इसको आप अभी स्किप कर दो बेशक। ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली विद द कंपोनेंट ऑडिटर्स, यानी पुराने ऑडिटर, सॉरी, जो सब्सिडरीज के ऑडिटर्स हैं उनकी, अबाउट द स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ देयर वर्क ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपोनेंट्स एंड देयर फाइंडिंग्स, ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate evidence regarding the financial information of the components and the consolidation process to express an opinion on whether the group financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। ये अभी थोड़ी सी अजीब सी बातें लगेगी आपको, लेकिन जब हम लोग आगे जाकर ट्रिपल ए के कोर्स में ये सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट प्लानिंग से निकलेंगे, तब जाके इन चीज़ों पे हम लोग जाएंगे, अभी इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको नहीं बताने वाला। इससे आगे आप इसको पढ़ो, कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको अंडरस्टैंड दे दूँगा। हो सकता है इसमें कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी तक जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं आज के टॉपिक में, वो क्यों इतनी एंगेजमेंट नहीं हासिल कर रही थी आप लोगों की, आपकी ख़ास तौर पे, वो इसकी रीज़न ये थी कि भाई पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करा रहा था बिज़नेस रिस्क को और ऑडिट रिस्क को, लेकिन अब जो हम लोग अभी तक पढ़ा है आज के उसमें, वो इसी का फर्दर आगे एक पार्ट है, और इसके कोई ऐसा कोई एज सच आप कह सकते हो कि कोई एडिशनल चीज़ नहीं है याद करने वाली। अगर आपको पिछली वाली चीज़ें ठीक से आती हैं, तो ये वाली आप ऑटोमैटिकली ठीक से कर लोगे। बस आपको, जैसे मैंने डेफिनेशंस बताई, ये याद कर लो, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कर लो, दूसरों के कामों पे कैसे रिलाय करना है, ये एक एडिशनल चीज़ है। ग्रुप ऑडिट के अंदर 2 चीज़ें एडिशनल आ जाती हैं। ट्रांसनेशनल ऑडिट के अंदर अ, थोड़ी-सी और एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। ये एक सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। इसके कोई क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस वही वैसे ही होते हैं जैसे कि यहाँ पे ऑडिट रिस्क के और बिजनेस रिस्क के। ठीक है? लेकिन कल से, क्योंकि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अ, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। मेरा पहला टॉपिक होगा सफिशिएंट ऑडिट एप्रोप्रिएट एविडेंस किसको कहते हैं। ठीक हो गया? सी यू टुमारो इंशाल्लाह, और अल्लाह हाफ़िज़।